Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। देखिए, इसमें से एक पर्टिकुलर आर्टिकल इसे हम कल बहुत ही डिटेल में डिस्कशन कर चुके थे, जो कि भारत रत्न से रिलेटेड है, विच इज़ गोइंग टू बी अवॉर्डेड टू कर्पूरी ठाकुर, जो कि हमारे बिहार के एक्स सीएम हमें देखने के लिए मिले हैं। अलॉन्ग विद दैट आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेशनल वोटर्स डे के बारे में, क्योंकि 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे मेडिकल जो हमारी लाइन है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जिससे सफ़र कर रहे हैं, विच इज़ दी ड्रग्स। आइडेंटिकल ब्रांड नेम्स होते हैं बट डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक ड्रग है जिसका नाम है, एक आइडेंटिकल ब्रांड का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो लिनामैक, जो कि एक लिनामैक, ये जो ड्रग है, यहाँ पर लिनामैक 5 का यूज़ किया जाता है मल्टीपल माइलोमा को ट्रीट करने के लिए, जो कि कैंसर का एक प्रकार है। वहीं सेम नेम से एक और ड्रग आपको देखने मिलेगा, लिनामैक, जिसका इस्तेमाल डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। अब ऐसे में होता क्या है भाई, जो फार्मेसी वाले होते हैं, जब डॉक्टर पर्टिकुलर किसी भी ब्रांड की दवाई यहाँ पर लिख रहा है तो फार्मेसी वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर किस चीज़ के लिए दी गई है। ऐसा ही एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेडजोल। मेडजोल का नाम आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा, या आपकी फैमिली मेंबर्स में किसी ना किसी ने इसका इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। मेडजोल को 4 डिफरेंट कंपनीज 4 डिफरेंट प्रकार के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके अलग अलग बीमारियों को ट्रीट करने में यूज़ करती है। जो पहली कंपनी है वो मेडजोल को सेल करती है ड्रग में मेडजोलम, जिसका इस्तेमाल किया जाता है सेडेटिव के रूप में। दूसरी कंपनी मेडजोल डीएसआर के नाम से यहाँ पर इसका इस्तेमाल करती है, जो कि कॉम्बिनेशन है डोमपेराडोन एंड पेंटापेरोजोल का, जिसका इस्तेमाल यूजुअली जो स्टमक एसिडिटी होती है उसको ट्रीट करने के लिए किया जाता है। थर्ड कंपनी मेडजोल 400 के नाम से दवाई यहाँ पर निकालती है, जिसका फॉर्मुलेशन जो है, इसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है डिवॉर्मिंग ट्रीटमेंट्स के लिए फॉर द चिल्ड्रेंस। और वहीं चौथी कंपनी सेम ब्रांड नेम से, विच इज दी मेडजोल 200 का फॉर्मुलेशन यहाँ पर निकालती है, जिसको एक एंटी फंगल ड्रग के रूप में यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है फॉर द ब्लैक फंगस। ये जो यूज़ है आइडेंटिकल ट्रेड नेम का, ये केवल और केवल एक प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, बट इसकी रेंज बहुत बड़ी है। सिमिलर ट्रेड नेम हमें दूसरी चीज़ों में भी देखने मिलते हैं, लाइक सेम फोनेटिक्स यूज़ होते हैं, सेम विजुअल का इस्तेमाल कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एक कंपनी है जो यूज़ करती है ब्रांड मैटपॉल, ताकि जो पैरासीटामॉल है उसको बेचा जा सके। दूसरी कंपनी यूज़ करती है ब्रांड करती है मेड्रोल टू सेल द कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और तीसरी कंपनी इस्तेमाल करती है मेट्रोजोल, ताकि एंटीबायोटिक्स को बेचा जा सके। अब आप देखिए, अगर तीनों नामों को यहाँ पर बोला जाए, मेटपोल, मेट्रोजोल, मेड्रोल, तो ये कहीं ना कहीं सेम फोनेटिक साउंड करते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम हो जाती है कि जो लेटर है, एक या दो लेटर आगे पीछे हो जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो कंपनी है ये सिमिलर नेम का इस्तेमाल कर लेती हैं, सिमिलर टाइप के बिल्कुल क्लोज विसिनिटी के यहाँ पर इमेजेस इस्तेमाल की जाती हैं ताकि ब्रांड को प्रमोट किया जा सके। सेम फॉर्मुलेशंस भी कई बार हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आइडेंटिकल और सिमिलर नेम को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को बेचने के लिए। कई बार सेम कंपनी एक सक्सेसफुल ब्रांड नेम यहाँ पर क्रिएट करती है फॉर वन फॉर्मुलेशन टू प्रमोट अ सेकेंड फॉर्मुलेशन, और इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है कंपनी जो कि इस्तेमाल करती है ब्रांड नेम आईपिल, ताकि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यहाँ पर बेचा जा सके, जिसके अंदर लिवोजेस्ट्रल यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ये यूज़ करता है ब्रांड नेम आईपिल डेली एज अ डेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जिसके अंदर अगेन कंटेन होता है लिवोजेस्ट्रल और एथिनाइल हाइड्रोल। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल यहाँ पर एक ईसीपी के रूप में किया जाता है आफ्टर दी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ताकि जो भी फर्टिलाइजेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके। वहीं जो डेली कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, ये इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रिवेंट करने के लिए ओव्यूलेशन को और फर्टिलाइजेशन को, एंड देयर आर नॉट इंटरचेंजेबल एंड एनी कन्फ्यूजन एट द फार्मेसी कैन कॉज अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर भी हमें देखने के लिए मिल सकता है।
तो ये तो सिर्फ हो गए कुछ एग्जाम्पल्स जिनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि इतना बड़ा एक इशू हमारे सामने है। अब देखिए, जब सेम नाम है, सेम फनाटिक्स हैं, ऐसे में होगा क्या? आप फार्मेसी पे जाएंगे, आपने यहाँ पर डिमांड करी, आपने पर्चा दिखाया, जो फार्मेसी वाला है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, हो सकता है वो आपको रॉन्ग मेडिसिन दे दें जिसके पोटेंशियल हार्मफुल आउटकम्स भी हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये जो इशू है, ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, बहुत टाइम से मेडिकल कम्युनिटीज़ के बारे में कंप्लेंट कर रही है और इसके लिए एक बहुत ही तेज़ तर्रार तरीके से रेगुलेटरी मेजर्स लेने की आवश्यकता हो जाती है। देखिए, इंडिया में अगर हम बात करें तो जो प्रॉब्लम है सिमिलर या आइडेंटिकल ट्रेड नेम की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, इसको दशकों पहले आइडेंटिफाई किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड वर्सेस कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 2001 ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की बात करें ऑन अ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने अपनी 59वीं रिपोर्ट जो कि 2012 में आई थी, रिकमेंड किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कि वो एक ऐसा प्रोसीजर इस्टेब्लिश करें जहां पर प्रिवेंट किया जा सके किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन को जब ये सिमिलर नेम फॉर द ड्रग्स की बात की जाती है। हालांकि ये जो रिकमेंडेशंस थे इनको इनिशियली इग्नोर कर दिया गया 2019 तक, व्हेन द जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, अ फॉर्मर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, इन्होंने एम्फसाइज किया कि देखिए, फार्मास्यूटिकल ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के केसेस में इस तरीके के विवादों को दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि कोई लॉ या फिर कोई चेक एंड बैलेंस हमारे पास हो। अब देखिए, इसको लेकर कोई खास नियम कायदा कानून अभी हमारे सामने मिसिंग देखने के लिए मिल जाता है, बहुत सारे फ्लॉज हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया एक वीक सिस्टम जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सबमिट करनी होती है अपनी अंडरटेकिंग्स टू द स्टेट ड्रग कंट्रोलर अलॉन्ग विद देयर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एप्लीकेशन इन विच दे आर असर्टिंग दैट द प्रपोज ड्रग ब्रांड नेम वुड नॉट कॉज कन्फ्यूजन इन द मार्केट। अब आपने तो बोल दिया इट वुड नॉट क्रिएट कन्फ्यूजन इन द मार्केट, बट व्हाट हैपन if it does so? ऐसे में ये जो सिस्टम है यहाँ पर बहुत सारे फ्लॉज हमें देखने के लिए मिलते हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रूफ कर देता है कि भाई देखिए, हम इनफेक्टिव हैं क्योंकि हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम कंपनी से बोल रहे हैं कि आप एक सेल्फ सर्टिफिकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर दें। दूसरी यहाँ पर अगर बात करें तो कंपनी दे विश टू कंप्लाई, देयर वाज नो कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस फॉर ऑल द फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स नेम्स इन इंडिया। ऐसे में CDSO को आवश्यकता है कि वो डेटा को गैदर करे अलग अलग ड्रग कंट्रोलर एक्सेस के थ्रू, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के थ्रू, और एक डेटाबेस तैयार कर सके ताकि जितने भी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको दूर किया जा सके। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल को लेकर। चूंकि ये आर्टिकल है हमारा एक्स CM जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर, सिंस वी हैव डिस्कस्ड इट तो मैं इसको यहाँ पर स्किप कर रही हूँ और हम डिस्कस करेंगे 25th विच इज़ द वोटर्स डे, इसके बारे में। देखिए, प्रत्येक साल भारत में मनाया जाता है 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। एम क्या है? ताकि एनकरेज किया जा सके, जो मैक्सिमाइज है एनरोलमेंट वो नए वोटर्स का वो बढ़ाया जा सके, जो युवा वर्ग है उसको यहाँ पर प्रेरित किया जा सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने के लिए यहाँ पर आगे आए। इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, ये एक तरीके का रिमाइंडर है जो कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फाउंडेशन के बारे में बात करता है। अगर आप सभी को याद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया था ऑन 25 जनवरी 1950 और उसी को कमोमरेट करने के लिए, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए प्रत्येक साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 2011 में शुरुआत हुई थी नेशनल वोटर्स डे की एंड इट हैज़ बीन सेलिब्रेटेड सिंस देन, और एक तरीके के फाउंडेशन डे के रूप में यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए हमें ये दिखाई देता है। अगर हम बात करें 2024 की थीम की, तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इस साल की थीम निर्धारित की गई है, जिसका मुख्य एम्फोसिस अगर हम देखें तो वोटिंग को इनकरेज करने के लिए, इंडिविजुअल वोटिंग को इनकरेज करने के लिए, साथ ही राइट टू वोट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए काम कर रहा है। जैसा आप सभी को यहाँ पर क्लियर है कि भाई ये सारी बातें, ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो वो देखिए, वोटर्स को या वोटिंग को प्रमोट करने के लिए भी भारत में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम चलाता है, जैसे एपिक विच इज़ द इलेक्टोरल्स वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड।
फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड की अगर हम बात करें तो एपिक नंबर एक वैलिड वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है जिसको इशू किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर हम इसकी बात करें तो 18 से ऊपर के जितने भी हमारे सिटीजन्स होते हैं उन सभी को यहाँ पर वोटर कार्ड पे एक एपिक नंबर जनरेट कर दिया जाता है। एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट वर्जन आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। इसको ईजी और एक्सेस बनाने के लिए गवर्नमेंट ने ई एपिक भी निकाल दिया है जो कि PDF फ्रेंडली है, विच कैन बी डाउनलोडेड ऑन मोबाइल और इन अ सेल्फ प्रिंटेबल फॉर्म इन द कंप्यूटर. So what voter can do, they can store the card on their mobile, upload it on DigiLocker or even can print it एंड सेल्फ लैमिनेटेड। इसको एक तरीके से PCV एपिक के रूप में इशू किया जाएगा, रजिस्टर किया जाएगा और मान्यता दी गई है। इसी के अलावा आपको एक और चीज़ याद होगी, स्वीप। स्वीप स्टैंड करता है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन को। इसको इनिशिएट किया गया था 2009 में। ये एक प्रोग्राम है जो कि एक प्रोमिनेंट अंडरटेकिंग ECI की दिखाता है जिसका मुख्य उद्देश्य है वोटर्स एजुकेशन को बढ़ाना और वोटर्स में अवेयरनेस यहाँ पर क्रिएट करना। इसी के अलावा इलेक्टोरल लिटरली क्लब्स प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाते हैं ताकि जो कल्चर है इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का युवाओं में और फ्यूचर वोटर्स के अंदर उसको यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग किया जा सके। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल को लेकर। हमें समझना होगा ओवरव्यू ऑफ द 4th नेशनल इलेक्शन ऑफ भूटान। हमारा पड़ोसी राज्य है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके की घटनाएं यहाँ पर चल रही हैं उसके बारे में चर्चा करना। चलिए पूरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखिए ये है भारत का जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हमारा चिकन नेक आ जाता है, ये है भूटान। इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। भूटान की बात करें तो ऑफिशियली इसे किंगडम ऑफ भूटान के नाम से जाना जाता है। एक लैंडलॉक्ड कंट्री आपको देखने के लिए मिल जाती है इन दी साउथ एशिया। अगर हम बात करें तो ये ईस्टर्न हिमालयाज में है, जहाँ पर इसकी बॉर्डर नदर्न बॉर्डर की बात करें तो आपको चाइना से लगी हुई देखने मिल जाएगी एंड इंडिया टू द साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। माउंटेनियस रीजन है, डीप वैलीज का रीजन है, रिवर्स का रीजन हो जाता है। वहीं भूटान की बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है विद अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो किंग है भूटान के ये हेड होते हैं स्टेट के। वहीं प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ये हेड होते हैं गवर्नमेंट के। पॉलिटिकल ट्रांजिशन की बात करें तो फ्रॉम अ एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की घटना यहाँ पे घटी है 2008 में। मतलब इसके पहले तक अगर हम भूटान की बात करें तो ये एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करता था, बाद में डेमोक्रेसी को यहाँ पर अडॉप्ट किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाकर राजा के पद को, जिसको हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी लेकर आया गया। कैपिटल की बात करें तो थिम्फू इसकी कैपिटल हो जाती है और साथ ही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो भूटान की पॉपुलेशन लगभग 7,50,000 है जो कि जनवरी 2022 का यहाँ पर डेटा बोलता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो दासगोंखा इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हमें देखने मिल जाती है और मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है ये यहाँ पर बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। और स्टेट की रिलीजन की अगर हम बात करें तो बुद्धिज़्म की एक शाखा विच इज़ दी वज्रयान। सो वज्रयान बुद्धिज़्म यहाँ पर सबसे अधिक फॉलो किया जाता है। इकोनॉमी की बात करें तो भूटान की जो इकोनॉमी है ये प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन यानी कृषि आधारित इकोनॉमी हमें देखने मिल जाएगी, जहाँ पर एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में देखने के लिए मिलेगा। चलिए तो सिंस हमें भूटान के बारे में सिचुएशन क्लियर हो चुकी है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इन डिटेल। जनवरी 10 को इलेक्शन कमीशन ऑफ भूटान ने अनाउंस कर दिए हैं यहाँ पर हुए 4th नेशनल असेंबली इलेक्शन के चुनावों के बारे में और डिक्लेयर कर दिया है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी विच इज़ द PDP इसको रूलिंग पार्टी बना दिया है विद 30 आउट ऑफ 47 सीट्स। भूटान टेंडरल पार्टी विच इज़ द BTP इन्होंने सिक्योर करी है 17 सीट और इसी के साथ ये बन गई है भूटान की ऑपोजिशन पार्टी। तो आप याद रखेंगे PDP इज़ द लीडिंग पार्टी वेयर एज ऑपोजिशन इज़ द भूटान टेंडरल पार्टी। चलिए भूटान के इलेक्टोरल सिस्टम्स के बारे में यहाँ पर थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि 2008 में भूटान बन गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया जो किंग है भूटान के ये यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। वहीं प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है।
इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर टू टीयर सिस्टम स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, कंसिस्टिंग एक नेशनल काउंसिल विच इज़ द अपर हाउस, एक इलेक्शन इसके लिए होता है, और दूसरा यहाँ पर जो चुनाव होता है वो होता है नेशनल असेंबली के लिए, जिसे हम लोअर हाउस की संज्ञा यहाँ पर दे सकते हैं। सो नेशनल असेंबली की अगर हम बात करें विच इज़ दी लोअर हाउस, मैं लिख देती हूँ आपके लिए नेशनल असेंबली यहाँ पर, ठीक है, और ये नेशनल काउंसिल है, लेट मी राइट दी एनसी हियर। सो इलेक्शंस जो है नेशनल असेंबली के लिए ये 2 स्टेज प्रोसेस में होते हैं, एक प्राइमरी राउंड और एक जनरल इलेक्शन। प्राइमरी राउंड में यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी रजिस्टर्ड पार्टी होती हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं, और जो टॉप 2 वोटेड पार्टीज होती हैं वो जनरल इलेक्शन के लिए काम करती हैं। तो याद रखिए प्राइमरी राउंड में सारी रजिस्टर्ड पार्टी आएंगी, वहीं जनरल इलेक्शन में वो पार्टीज आएंगी जिनको सबसे अधिक वोट यहाँ पर मिले हैं। जनरल इलेक्शन बेसिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि ये डिटरमाइन करता है कि रूलिंग पार्टी कौन बनेगी और ऑपोजिशन पार्टी कौन बनेगी। चलिए अब यहाँ पर रिसेंट जो इलेक्शन हुए हैं प्राइमरी इलेक्शन भूटान में, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए जो प्राइमरी राउंड यहाँ पर हुआ, यहाँ पे टोटल जो 5 रजिस्टर्ड पार्टी हैं भूटान की, इन सभी ने पार्ट किया, जैसे पीडीपी, बीटीपी, यहाँ पर इन सभी ने इसमें पार्ट किया। लेकिन पीडीपी ने यहाँ पर पीडीपी और इनकी बात करें तो इन्होंने सिक्योर किए 42.53% और 19.58% का जो वोटर रिकॉर्ड है रिस्पेक्टिवली। और इसी के साथ ये प्राइमरी राउंड में दोनों पार्टीज जीतते हुए फाइनल राउंड में पहुंची विच इज़ दी जनरल इलेक्शन। ओके, सो अभी तक की डेट में अगर हम बात करें तो भूटान ने 4 सक्सेसफुल इलेक्शन कंडक्ट करवा लिए हैं 2008 से, जो कि अपने आप में एक बहुत इसकी सक्सेस जर्नी बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम को यहाँ पर अडॉप्ट किया हुआ है। हालांकि अब जो यहाँ पर पार्टी जीती है उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी उनके सामने हैं। जैसे अगर हम बात करें इकोनॉमिक रिकवरी से इस समय भूटान सफ़र कर रहा है, भूटान में इकोनॉमिक चैलेंज है, जहाँ पर अगर हम एवरेज ग्रोथ की बात करें तो केवल 1.6% की एक एवरेज ग्रोथ आपको पिछले 5 सालों में भूटान में देखने के लिए मिलेगी। वहीं यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 28.6% का जो यूथ है वो अनएम्प्लॉय देखने मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से स्टैग्नेंट कंडीशन में आ चुका है, स्पेशली जो हमारा पैंडेमिक है उसके बाद। वहीं टूरिज्म यहाँ पर डिक्लाइन होता जा रहा है, और भूटान के ऊपर आज की डेट में अगर हम बात करें तो 124.5% का उसकी जीडीपी का जो डेप्ट है वो चढ़ा हुआ है। ऐसे में फॉरेन रिजर्व यहाँ पर लगातार डिक्लाइन होते जा रहे हैं, जो कि अपने आप में भूटान के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और जो रूलिंग पार्टी है अब उनके लिए भी अपने आप में चैलेंज है। ये ही केवल एक प्रॉब्लम नहीं है, अलॉन्ग विद दैट देखिए यहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो लगातार कम होता जा रहा है। दूसरा माइस माइग्रेशन हो रहा है, मैन पावर कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी हैं उस पर बहुत इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे में हाई स्किल्ड इंडिविजुअल जो कि बेटर एजुकेशनल और जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आपको मिसिंग होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। सो दिस इज़ हाउ अगर हम बात करें तो इस समय जो कंट्री है वो बहुत सारे इकोनॉमिक और एज वेल एज अगर हम बात करें तो अपने खुद के डोमेस्टिक चैलेंजेस को फेस कर रही है। एंड वी हैव टू सी कि गवर्नमेंट जो नई गवर्नमेंट आती है वो हमेशा कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करती है। सो वी हैव टू सी कि इनका फ्यूचर आउटलुक यहाँ पर क्या होगा। चलिए आपको पढ़ना क्या है, देखिए जब आप इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आपको इंडिया भूटान के रिलेशंस के बारे में यहाँ पे पढ़ने मिल जाएगा कि ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज हमारे किस तरीके से है, क्या मेजर चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, कितना जीडीपी का बिजनेस यहाँ पर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब भी आप द हिंदू या फिर किसी भी पेपर का डिस्कशन पढ़ते हैं। चूँकि मैं इसको कई बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस बार आप थोड़ी सी मेहनत करें, इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप या तो हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जहाँ पर आर्टिकल सेक्शंस में आपको ये पूरी की पूरी न्यूज़ मिल जाएगी, या साथ ही आप कमेंट सेक्शन में दी हुई लिंक पर डायरेक्टली क्लिक कर भी ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और एल्स यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज़ दी राउज अकेडमी ऑफिशियल, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए moving on to the next article of the day, and we'll be talking about center releases 3 drug regimen for the treating leprosy। चलिए सारी चीज़ें समझेंगे, लेकिन एज यूजुअल पहले समझेंगे कि आखिर लेप्रोसी क्या होता है।
चलिए लेप्रोसी की बात करें तो एक बहुत ही एंशियंट और क्रॉनिक अगर हम बात करें तो इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे मतलब एक बैक्टीरियल डिसीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा होती है। और अगर हम बात करें तो एंशियंट सिविलाइजेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें भी हमें इसके बारे में देखने के लिए मिल जाता है। समझिए लेप्रोसी को हैंसन डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। लेट मी राइट द नेम हियर। हैंसन्स डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। जैसा मैंने आपको बताया एक क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा यहाँ पर होती है। इस डिसीज़ की बात करें तो ये प्रीडोमिनेंटली जो स्किन है जो हमारी पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उसको यहाँ पर इम्पैक्ट कर देती हैं और इसको एक अनट्रीटेड कंडीशन में ले जाती है। ये जो डिसीज़ है ये यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव और परमानेंट डिसेबिलिटी भी कॉज कर देती है और स्पेशली वो सारी कंट्रीज़ जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको देखने मिलेंगी वो इससे सबसे ज़्यादा सर्वाइव करती हैं। चलिए सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि किस तरीके के हमें सिम्टम्स यहाँ पर देखने मिलते हैं, क्या ट्रांसमिशन हमें देखने मिलते हैं, तो देखिए जो मेन सिम्टम है लेप्रोसी का ये है डिसफिगरिंग स्किन सोर्स, लम्स हो जाना, बम्स हो जाना और जो कि बहुत हफ्तों तक या महीनों तक यहाँ से नहीं जाएंगे। दूसरा हो जाता है नर्व डैमेज जिसकी वजह से आर्म्स या लेग्स में फीलिंग होना बंद हो जाती है, मसल वीकनेस आपको देखने मिल जाती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो येस इट इज़ क्योरेबल विद मल्टी ड्रग थेरेपी बट ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है अगर इसको जितना जल्दी शुरू किया जाएगा, जितनी जल्दी स्टेज पर यहाँ पर शुरू किया जाएगा उतनी ही ज़्यादा इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। चलिए बात करें ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन के बारे में, तो देखिए लेप्रोसी का जो ट्रांसमिशन है ये फैसिलिटेट नहीं करता थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट लाइक शेकिंग हैंड्स, हगिंग, शेयरिंग मील्स या सिटिंग टुगेदर, क्योंकि ये अपने आप में एक इनहेरिटेंट इनबिल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन की बात करें तो इट अकर्स ओवर मंथ्स ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट विद अनट्रीटेड लेप्रोसी पेशेंट, मतलब अगर आप बहुत महीने या साल किसी पेशेंट्स के साथ यहाँ पर बिता रहे हैं जिसका ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा, तब माइट भी पॉसिबल चांसेस हो जाते हैं कि ये यहाँ पर फैल सकता है, अदरवाइज बहुत कम चांसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो पेशेंट हैं दे सीजेस टू ट्रांसिट द डिसीज अपॉन इनिशिएटिंग ट्रीटमेंट। सिम्टम्स में आपको लाइट कलर रेड स्किन पैचेस देखने मिल जाएंगे, सेंसेशन जैसे मैंने बताया कम हो जाता है, नमनेस देखने मिल जाती है हाथ पैरों में। और इसकी अगर हम बात करें तो जितनी जल्दी आइडेंटिफाई किया जाता है उतनी ही जल्दी इसका ट्रीटमेंट हो जाता है विद अ मल्टी ड्रग थेरेपी जिसे हम MDTs के नाम से भी जानते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 6 से 12 महीने का समय यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक स्कीम है नेशनल हेल्थ मिशन, वो इसके लिए काम कर रहा है। साथ ही इंडिया ने अचीव करा है एलिमिनेटिंग ऑफ लेप्रोसी एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम और डिफाइन कर दिया है लेस देन 1 केस पर 1000। अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करेंगे तो केवल एक केस आज की डेट में देखने को मिलेगा। NELP जो कि गवर्नमेंट की नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है, आप याद रखेंगे NLEP इंपॉर्टेंट हो जाती हैं गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स। सो इसके तहत भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लेप्रोसी को कम्प्लीटली इरेडिकेट करने की बात की जा रही है बाय 2030। इसी के साथ 2017 में गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लगाया था विच इज़ दी स्पर्श, ठीक है, जो कि लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन है जिसको लॉन्च किया गया था ताकि प्रमोट किया जा सके, अवेयरनेस दी जा सके लेप्रोसी से रिलेटेड सारे इश्यूज़ के बारे में। चलिए अब अगर आपको लेप्रोसी के बारे में सारी कहानी क्लियर हो गई है तो मैं वापस आती हूँ हमारे आज की न्यूज़ के ऊपर। देखिए यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट कर दिया है, अप्रूव कर दिया है एक नए ट्रीटमेंट रेजिमेन को फॉर द लेप्रोसी विद द ऑब्जेक्ट ऑफ हॉल्टिंग इट्स ट्रांसमिशन एंड इट्स सब नेशनल लेवल बाय 2027। अब आप समझ जाएंगे कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि NELP बात कर रहा है हमें कब तक यहाँ पर सारी चीज़ों को ख़त्म कर देना है, बाय 2030। चलिए ऐसे में समझते हैं जो डिटेल है न्यू रिजाइन की उनका क्या है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने इशू करा है एक लेटर जिसके अंदर बात की गई है कि 3 ड्रग रिजाइन फॉर
पैसिबोबैलिसिलर विच इज़ द पीबी केस, जिसको रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग 2 ड्रग रेजाइम फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ को यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है। ये जो डिसीजन है ये कहीं ना कहीं जो ग्लोबली एक्सेप्टेड साइंटिफिक रिसर्च है, जिसको WHO ने भी यहाँ पर मान्यता दे दी है, उसके आधार पर इंडिया ने भी ये चीज़ें यहाँ पर की हुई हैं। ऐसे में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को बोला गया है कि वो सबमिट करें अपनी रिक्वेजिशंस को, जितनी एंटी लेप्रोस्कोप की ड्रग्स हैं उनके पास 12 महीने की इन एडवांस में, और एंटिसिपेट करें ताकि ये जो नया रिजाइम है इसको यहाँ पर फॉलो किया जा सके। चलिए, तो जैसा मैंने आपको बताया लेप्रोसी और इसके ट्रांसमिशन के बारे में, तो लेप्रोसी जो कि क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, अगर हम इसकी बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नोट किया है कि लेप्रोसी क्योरेबल है अगर हम मल्टी ड्रग थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही रिपोर्ट करते हैं इन ऑल द 6 WHO रीजन विद अ कंसंट्रेशन ऑफ न्यू केस इन द साउथ ईस्ट एशिया। ग्लोबल एराडिकेशन के बारे में यहाँ पर काम किया जा रहा है कि 2027 तक को इसको पूरी तरीके से हटा देना है। ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाती है हमारी थेरेपी विच इज़ दी मल्टी ड्रग थेरेपी। MDT की बात करें तो एक रिकमेंडेड ट्रीटमेंट है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जितने भी पैथोजन हैं इसके बैक्टीरिया के इसको ख़त्म किया जा सके और इन्फेक्शन को क्योर किया जा सके। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्सोन, रिफाम्पिसिन और कैलोफेजेमाइन। ये 3 चीज़ों को यहाँ पर, 3 ड्रग्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है लेप्रोसी को क्योर करने के लिए। जो प्रोएक्टिव अडेप्टेशन है MDT का, इसमें एक सिग्निफिकेंट स्टेप यहाँ पर लिया गया है। जो नई कैंपेन यहाँ पर ली गई है लेप्रोसी को क्योर करने के लिए, इंडिया में यहाँ पर नए केसेस को डिटेक्ट करने के साथ ही उनके ट्रीटमेंट के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। इनिशियली बात करें तो इट वॉज फंडेड बाय द निपन फाउंडेशन। फ्री MDT हैज़ बीन अवेलेबल सिंस 2000 थ्रू एन एग्रीमेंट विद द नोवार्टिस। ये यहीं पर अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन टू 3 ड्रग रेजाइम को, तो डिस्पाइट द एफिकेसी ऑफ द 2 ड्रग रेजाइम, WHO हैज़ अप्रूव्ड कि हमें शिफ्ट करना होगा 3 ड्रग रेजाइम पे फॉर द लेप्रोसी ट्रीटमेंट। जो 3rd ड्रग है इस रेजाइम का, ये बन जाएगा कैलोफेजामाइन, while effective can cause side effect including a notable red coloration of the skin. सो एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर एक्नॉलेज किया है कि जहाँ पर 2 ड्रग रेजाइम एडिक्वेट है, लेकिन 3rd ड्रग को यहाँ पर अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, और आज बात करने वाले हैं हम इंडिया bourses now 4th largest with combined stock value of $4.33 ट्रिलियन, जिसने सरपास कर दिया है हांगकांग को। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट ने सरपास कर दिया है हांगकांग के मार्केट को, और इसी के साथ इंडियन का स्टॉक मार्केट बन गया है 4th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली। ये जो माइलस्टोन है ये यहाँ पर अचीव हो गया है, जहाँ पर डोमेस्टिक इंडाइसेस जो हैं इंडिया के, इसमें 1.5% का डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिल गया है। वहीं अगर हम कंबाइंड वैल्यू की बात करें लिस्टेड शेयर की इंडियन एक्सचेंज में, तो ये 4.33 ट्रिलियन तक यहाँ पर पहुँच चुका है, जिसने एक्सीड कर दिया है हांगकांग की वैल्यू विच इज़ ओनली 4.29 ट्रिलियन। क्या फैक्टर्स हैं? देखिए, हांगकांग में यहाँ पर डिक्लाइन होने का कारण है डिमिनिशिंग अपील लिंक्ड टू चाइना इकोनॉमिक चैलेंज। वहीं चाइना की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वजह से भी यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट्स हमें देखने के लिए मिल रहा है। चलिए, तो क्या हमें ये पूरी कहानी पढ़नी है? बिल्कुल नहीं, हम डायरेक्टली पढ़ेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमी से संबंधित हो जाता है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो एक इक्विटी मार्केट होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे जो बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, ट्रेड कर सकते हैं अपने शेयर्स को इन दी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज। सो एक तरीके का एक वेन्यू प्रोवाइड होता है फॉर द कंपनीज, ताकि वो कैपिटल को रेज कर सकें और उसके बदले में शेयर्स को इशू कर सकें। और बदले में इन्वेस्टर्स की बात करें तो ये यहाँ पे शेयर्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो हम बात करें अगर स्टॉक मार्केट की, तो एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में, जब ये फैसिलिटेट करने की बात आती है कैपिटल फॉर्मेशन को, और साथ ही इन्वेस्टर को अलाउ कर देता है कि ये किसी भी सक्सेस, अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। और एक तरीके से बोलें तो ये इकोनॉमिक हेल्थ का बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। यूजुअली हम कुछ शब्द सुनते हैं जब भी स्टॉक मार्केट के बारे में बात करते हैं, जैसे इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो कि यहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है, सच एज म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स,
बाय एंड सेल शेयर इन दी स्टॉक मार्केट, तो ये इन्वेस्टर्स कैटेगरी में आते हैं। लिस्टेड कंपनीज़ की बात करें तो पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज़ जो कि लिस्ट करती हैं अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में ताकि वो कैपिटल रेज कर सके पब्लिक के पैसे से, उनको लिस्टेड कंपनी बोला जाता है। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं? तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बाय या सेल किया जा सकता है स्टॉक्स को। वहीं अगर हम बात करें ब्रोकर, तो ब्रोकर का मतलब है एक इंटरमीडिएटरी जो कि स्टॉक ट्रेड के बीच में बायर और सेलर के बीच में काम करते हैं। दूसरा कई बार हम देखने के लिए मिलता है रेगुलेटरी बॉडीज़। तो देखिए जैसे भारत में सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी जो कि स्टॉक मार्केट में एक फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती हैं। चलिए अब बात करते हैं अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट के ओरिजिन को लेके कि आखिर ये पूरा का पूरा मार्केट हमारा ओरिजिन कैसे हो गया, किस तरीके से गतिविधि यहाँ पर चालू हुई। तो समझिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि हमारा सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज हमें देखने के लिए मिलता है, विच इज़ दी नॉट अलोन दी ओल्डेस्ट इन इंडिया बट इन दी एंटायर एशिया, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1875 में। इसने एक नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के रूप में अपना काम शुरू किया था और बाद में ये 1957 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में सामने आया। इसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को 1992 में फाउंड किया गया और इसी के बाद ये प्रोमिनेंट स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में बन गया। बीएसई की जैसे अगर हम बात करें तो एक इसने इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स के रूप में अपना काम करना शुरू किया था। वहीं एनएसई को इंट्रोड्यूस किया गया था इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टॉक मार्केट में थी उसको देखने के लिए। जैसे ही 1990 की हम बात करते हैं तो ये वही समय है जब इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी ने एक बहुत बड़ा चेंज देखा था। ऐसे में ग्लोबलाइजेशन और सारी चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एनएसई को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया। एक वाइड स्प्रेड एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ठीक करने के लिए, टेक्नोलॉजी की सहायता से ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को बढ़ाने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू की गई थी। अब कई बार आप कुछ शब्द सुनते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी, तो समझिए सेंसेक्स इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, ये बीएसई का एक इंडिकेटर है जो कि 30 लार्जेस्ट कंपनीज जो आपको देखने मिल जाती हैं, मोस्ट एक्टिवली ट्रेड स्टॉक्स होते हैं, उनकी एक लिस्टिंग होती है। वहीं निफ्टी 50 के हिसाब से काम करता है, दैट मीन्स 50 स्टॉक्स जो कि अलग अलग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उनका एक इंडाइसिस हमें देखने के लिए मिल जाता है। रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? तो आपकी सेबी इसकी रेगुलेटरी बॉडी बन जाती है। चलिए, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो एक क्वेश्चन आपके सामने इंडिया भूटान रिलेशन से संबंधित है और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने इंडियन स्टॉक मार्केट से संबंधित है। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही डीएनआर से संबंधित अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप कोई भी ऐसी चीज़ है जो जानना चाहते हैं, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या नहीं पढ़ना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए आप मुझे डायरेक्टली pragyapande@rawsacademy.in पर ईमेल कर सकते हैं। So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.